10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नमस्ते दोस्तों, यो मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे थे। आज इस वीडियो में सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। छात्रों, आज हम सर्वनाम इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम किसे कहते हैं यह देखेंगे। उसके बाद में हम सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। छात्रों, कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। संदीप के पिताजी डॉक्टर है और संदीप की माताजी अध्यापिका है। संदीप अपने माता पिता का आदर करता है। संदीप अपने भाई की तरह एक पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। संदीप को गरीब और असहाय लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तो छात्रों, इन सभी वाक्यों को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन सभी वाक्यों में एक शब्द जो है बार बार आया है। वह शब्द कौन सा है? संदीप। तो संदीप नामक शब्द क्या है? एक संज्ञा है। संदीप नामक ये जो शब्द है यह क्या है? संज्ञा है। तो इस संज्ञा का प्रयोग जो है बार बार हुआ है। तो इसी वजह से इन वाक्यों की जो भाषा है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है और इन वाक्यों का जो सौंदर्य है वह भी नष्ट होता हुआ अभी हमें जो है नजर आता है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिस वजह से इन वाक्यों की जो भाषा है वह बिल्कुल ठीक हो जाए और इन वाक्यों का जो सौंदर्य जो है जो नष्ट हो रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि हम किसी एक वाक्य में संदीप नामक संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनामों का प्रयोग करें तो वाक्य का सौंदर्य भी बढ़ेगा, उन वाक्यों की भाषा भी अच्छी बन जाएगी और उसी के साथ साथ वाक्य भी आकर्षक बन जाएंगे। तो हमें करना क्या है, किसी एक वाक्य में संदीप नामक की संज्ञा जो है जैसे कि वैसे रखनी है और बाकी वाक्यों में जहां जहां संदीप नामक की जो संज्ञा आई है उन संज्ञाओं के जगह पर सर्वनामों का प्रयोग करना है। तो उससे क्या होगा, जो भी वाक्य है उन वाक्यों का सौंदर्य भी बढ़ेगा, उन वाक्यों की भाषा भी अच्छी बन जाएगी और उसी के साथ साथ वाक्य भी आकर्षक बन जाएंगे। तो छात्रों देखिएगा, उपर्युक्त इन सभी वाक्यों को अगर हम वाक्यों के अंतर्गत अगर हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो उन वाक्यों का निम्नलिखित रूप बन जाएगा। जैसे संदीप के पिताजी डॉक्टर है और उसकी माताजी अध्यापिका है। वह अपने माता पिता का आदर करता है। वह अपने भाई की तरह एक पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। उसे गरीब और असहाय लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तो छात्रों देखिएगा, पहले वाक्यों में एक ही शब्द एक ही संज्ञा बार बार आ रही थी, तो उन्हीं संज्ञाओं की जगह पर सर्वनामों का प्रयोग किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो भी वाक्य का जो सौंदर्य था वो भी बढ़ गया, वाक्यों की जो भाषा थी वो भी अच्छी बन गई और उसी के साथ साथ ये सभी वाक्य जो है आकर्षक बन गए हैं। तो इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर, है ना, जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द के स्थान पर क्रमशः उसकी, वह तथा उसे इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वाक्य का दोष भी दूर हो गया है। इसी आधार पर सर्वनाम की परिभाषा निम्नलिखित रूप में होगी। सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सीधा सा साधारण शब्द जो है हमें समझना है, साधारण शब्दों में हमें समझ कर लेना है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में? तो सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। जैसे मैं, वे, हम, तुम, उसे, वह, मेरा, कौन, क्या आदि, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई। फिर से एक बार दोहराता हूं। जिन शब्दों का प्रयोग
संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद। छात्रों, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 निजवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार सर्वनाम के 6 भेद है। तो उसी के साथ साथ पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है। 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए छात्रों, अभी हम सर्वनाम के जो 6 भेद है, एक एक भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है: बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कार्य किया, तुम पढ़ रही हो, वह संज्ञा है। इन 3 वाक्यों में मैंने, तुम और वह यह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। उसमें से पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है: वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम भोजन कर रहे हैं, मुझे घूमने का बहुत शौक है। इन 3 उपर्युक्त वाक्यों में मैं, हम, मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानना बहुत आसान है। एक ही बात यहाँ पर याद रखनी है कि वह बात इस प्रकार है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए जब करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सुनने वाले श्रोता के नाम के बदले बोलने वाला वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, आप, आपका, आपके, आपको आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू ओंकार का भाई है, तुम अपने घर चले जाना, आपको आज कार्यालय आना है। छात्रों, इन 3 उपर्युक्त वाक्यों में तू, तुम, आपको ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। छात्रों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानना बहुत आसान है। बस एक ही बात याद रखनी है कि जो वक्ता होता है, यानी वक्ता यानी कौन, जो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थात तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, उनकी, उनको, उन्हें, उसे, उसका, उसकी, उसके आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वे आज कार्यालय नहीं आएंगे, उन्हें भोजन देना है, वह कल स्कूल जाएगा। इन 3 उपर्युक्त वाक्यों में वे, उन्हें, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। छात्रों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानना बहुत ही आसान है। बस यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो वक्ता है श्रोता से जब बात करता है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो उस तीसरे व्यक्ति के नाम के जगह पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का जब प्रयोग कर वह श्रोता से बात करता है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि वे आज कार्यालय नहीं आएंगे, यानी वक्ता श्रोता से कह रहे
तीसरे व्यक्ति के नाम के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वह कहता है कि वे आज कार्यालय नहीं आएंगे, तो वे क्या हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार उन्हें भोजन देना है, यानी वक्ता जो है श्रोता से कहते हैं तीसरे व्यक्ति के नाम की जगह उन्हें इन सर्वनामों का, इस सर्वनाम का जो है प्रयोग कर कर श्रोता से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उन्हें भोजन देना है। यानी क्या? कोई वक्ता है जो श्रोता से बात करता है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी तीसरे व्यक्ति के नाम की जगह वह, वे, यह, ये, उनका, उनकी, उनको, उन्हें, उसे, उसका, उसकी, उसके, इन सर्वनामों का प्रयोग कर जब वाक्य बोला जाता है तब उस समय अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले व्यक्ति यानी वक्ता के पास की या दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पास के वस्तुओं के लिए यह, ये, इन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे और दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे, इन सर्वनामों का हम प्रयोग करेंगे। वह मनोज का घर है, यहाँ पर यह निश्चित है कि वह मनोज का ही घर है। ये हिरण है, यहाँ पर यह भी निश्चित किया गया कि ये हिरण है। वह एक फूल है, इस वाक्य में भी निश्चित किया गया है कि वह एक फूल ही है। वे मेरे मित्र है, यानी यहाँ पर इस वाक्य में भी निश्चित किया गया है कि वे मेरे ही मित्र है। तो इन चार उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, वह, वे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय में कोई है, पिताजी ने बाजार से खाने के लिए कुछ तो लाया है, आज घर पर कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह किसी से बातें कर रहा है। अब इन चार वाक्यों में कोई, कुछ, कोई, किसी, यह चार शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इन वाक्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कार्यालय में कोई है, यानी कार्यालय में कोई तो है परंतु हमें निश्चित पता नहीं है कौन है बोलकर, तो इसलिए कार्यालय में कोई है, इस वाक्य में कोई ये शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पिताजी ने बाजार से खाने के लिए कुछ तो लाया है, इस वाक्य में भी पिताजी जो है बाजार गए थे तो उन्होंने बाजार से खाने के लिए कुछ तो लाया है, पर क्या लाया है यह निश्चित पता नहीं है, तो इसलिए इस वाक्य में कुछ यह शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आज घर पर कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई यह शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और 4 नंबर के वाक्य में ऐसा लग रहा है कि वह किसी से बातें कर रहा है, यह निश्चित पता नहीं हमें कि वह किससे बात कर रहा है, तो इसलिए किसी यह शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। तो इन 4 उपर्युक्त वाक्यों में कोई, कुछ, कोई, किसी यह शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का 4 नंबर का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कैसे, किससे आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे बक्से में क्या रखा है, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह दुर्घटना कैसे हुई, आज सुबह तुम किससे बात कर रहे थे। इन 4 उपर्युक्त वाक्यों में क्या, कौन, कैसे, किससे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का 5 नंबर का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में आए हुए 2 सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है तब
विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे वैसे, जितना उतना, जो सो, जहां वहां, जो वे आदि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अभी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से संबंधवाचक सर्वनाम समझने की कोशिश करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बच्चे मेहनत करेंगे वे सफल हो जाएंगे, जो डर गया सो मर गया, जहां चाह वहां राह। इन उपर्युक्त वाक्यों में जैसी वैसी, जो वे, जो सो, जहां वहां यह संबंधवाचक सर्वनाम है। छात्रों, अब इस संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरणों को हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, पहले परिभाषा में क्या दिया है कि वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। अब जैसे हम पहले उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, इस वाक्य में दो सर्वनाम आए हैं। तो जैसी, ये जो पहला सर्वनाम है, इस सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए वैसी इस सर्वनाम की सहायता ली गई है। तो विशेषता यानी जैसी, इस सर्वनाम की विशेषता बताने में जो सहायता करने वाली जो सर्वनाम है वह है वैसी। तो यह वैसी क्या है? यह संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे हम देखते हैं कि जो बच्चे मेहनत करेंगे वे सफल हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिएगा, हम दूसरे परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बच्चे मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे, तो इन दो वाक्यों को वे इस शब्द से जोड़ा गया। तो वे क्या है? यह संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का 6 नंबर का भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं आदि जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो चलिए छात्रों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम निजवाचक सर्वनाम को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ। आज मैं खुद बाजार चला जाऊंगा। अपनी मदद स्वयं करना सीखो। उसने अपने आप ही सारी गलती मान ली। इन उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, खुद, स्वयं, अपने आप, यह सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि सर्वनाम और सर्वनाम के भेद आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम विशेषण और विशेषण के भेद देखेंगे। तो चलिए छात्रों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।